Hello everyone. Welcome to the Manu Law classes in the session of weekly current affairs. In this session, we will revise the current affairs or some static portion of that current affair with the help of MCQs. This session will cover 13th of April to 19th of April 2025, the current affairs. You are watching with Naresh Sharma. So now let's start. Question number 1. Which of the following is not considered a paramilitary force in India? ये इशू क्यों न्यूज में है? रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक तो मणिपुर में वायलेंस हुआ, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद और उसके रीजन में जो है वायलेंस हुआ और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस फोर्स थी वो फेल रही। वहां पर जो नॉन मुस्लिम पीपल हैं, दोज हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में और वहां से बहुत सारे हजारों लाखों हिंदुओं को वहां से माइग्रेट करना पड़ा ड्यू टू वायलेंस। मैटर था आपका जो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं उसको लेकर के। हालांकि ये अपने आप में एक आयरनी है कि वक्फ एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने, लेकिन वहां पर घर जला दिए गए हिंदू, बुद्ध, जैन, ईसाई उन लोगों के। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, इसमें कंटेक्स्ट क्या बना कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें कि हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने भी इसमें अपना व्यू रखा था, ओपिनियन रखा था, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया। इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके साथ लिए यहाँ पर क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं है। असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स में काउंट होती है, बीएसएफ भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये भी है, लेकिन इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री नहीं है, ये प्रॉपर मिलिट्री है, प्रोफेशनल आर्मी है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो आर्मी और पुलिस के बीच का एक सिस्टम होती हैं, जिनको के आर्मी की ट्रेनिंग भी मिलती है और पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग मिलती है। The Assam Rifles operates under the administrative control of which ministry? तो यहाँ जब हम असम राइफल्स की बात करते हैं तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस पर किसका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में होता है, सैलरी पेमेंट वगैरह सब कुछ यहीं से होता है, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इसका काम आता है। आर्मी के ऑफिसर्स इसको कमांड करते हैं। तो यहाँ से आपको दो चीजें मिलेंगी कि असम राइफल्स को दो तरह से उसका जो है कंट्रोल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और ऑपरेशनल कंट्रोल आता है उसका इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। जब वो ऑपरेट कर रही होती है, अपनी ड्यूटीज कर रही होती है, तो उसके ऑर्डर्स और सारे काम डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Which paramilitary force guards India's border with Pakistan and Bangladesh? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है वो है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। काफी जो है प्रोफेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से काम करने वाले इसके ट्रूप्स हैं, ऑफिसर्स हैं। Next question. Which of the following forces is mainly responsible for security at airports and other vital industrial sectors? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर या वाइटल जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या ऐसा कुछ है, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए आपके पास में होती है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप दिल्ली मेट्रो, दिल्ली में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर इसकी डिप्लॉयमेंट को देख सकते हैं। इसका स्पेशलाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जितने भी होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में, या मैं कहूँ बिल्डिंग्स वगैरह उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में। एक्चुअली अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो इंडिया की पार्लियामेंट थी उसकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के हाथ में थी, वो इसको देखते थे, लेकिन उसमें कुछ लैप्स हुआ और कुछ लोग स्मोक बॉम्ब या ऐसी कुछ चीजें लेकर के पार्लियामेंट में एंटर कर गए थे, तो सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को वहां से हटा दिया गया और
पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए अब जो है डिप्लॉय किया गया है CISF को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सशस्त्र सीमा बल इज डिप्लॉयड मेनली ऑन विच बॉर्डर। तो एसएसबी की जब भी बात होती है तो वो इंडिया और नेपाल, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर इसका स्टेप जो है डिप्लॉयमेंट होता है। तो सशस्त्र सीमा बल को एसएसबी शॉर्टकट में बोला जाता है। जो है स्टार्टिंग में जब एसएसबी का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो इसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो कहा जाता था। स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरा एक जो है साथी दोस्त था सब इंस्पेक्टर, उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग की थी और वो एसएसबी से ही सीआरपीएफ में आए थे। तो बताते कि जब भी हम कहीं जाते थे तो अपना जब हम एसएसबी का आईडी कार्ड दिखाते थे, जिस पर एसएसबी मीन्स स्पेशल सर्विस ब्यूरो लिखा रहता था, तो किसी भी अथॉरिटी के पास जब गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये कार्ड दिखाते थे तो उनको लगता था कि ये कोई रॉ वगैरह के एजेंट हैं या आईबी वगैरह के या किसी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट एजेंसी के ये लोग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है चीज़ें उनके सब फेवर में हो जाती थी, कई बार ऐसा होता था। लेकिन बाद में इसका नाम जो है सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following forces is primarily used for internal security and counter insurgency operations? इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स में और काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस के लिए हमारे पास में एक फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, वो है आपकी CRPF। इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स जब भी स्टेट की पुलिस मोस्टली फेल होती है मॉब कंट्रोल में, भीड़ को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, तो वहां पर उस पुलिस को सपोर्ट करने के लिए आती है फिर आपकी CRPF। या जब भी कहीं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे कि नक्सलिज्म वगैरह हो गया या नॉर्थ ईस्ट में और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई, तो उनके लिए स्पेशलाइजेशन होता है सीआरपीएफ का। वो उन ऑपरेशंस में काफी अच्छे से काम करती है। जैसे कि इसकी और भी जो है यूनिट्स होती हैं, जैसे कि इसी की एक यूनिट होती है, कई सारी अब तो, कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। इसी की एक जो है स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वो है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। ये मॉब कंट्रोल में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो मेन रोल है वो अभी जो हमें देखने को मिलता है वो है वीआईपी प्रोटेक्शन और एंटी टेररिज्म। स्पेशली इसको जब बनाया गया था तो एंटी टेररिज्म ही इसका मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव होता था। बाद में इसकी ड्यूटीज जो है वीआईपी प्रोटेक्शन में भी लगाना स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी इज मेनली डिप्लॉयड ऑन। तो देखो यहाँ बात टाइबेटन यूज हो रही है, तो तिब्बत किसका पार्ट है, अभी चाइना का पार्ट है। तो ये इंडो चाइना बॉर्डर पर लगी रहती है, मोस्टली इसका काम वही है। और स्नोफॉल वगैरह जो रीजन होती है, हिमालय में हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन होते हैं, उसमें काम करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली मेहुल चोकसी वाज अरेस्टेड इन विच कंट्री। तो इसको बेल्जियम में अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। और ये जो है एक पंजाब नेशनल बैंक के साथ में फ्रॉड के मामले में जो फ्यूगिटिव थे, भगोड़ा थे, तो इनको वहां पर भी अरेस्ट किया गया है। विच स्टेट हैज बिकम टू फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। एससी, एससी के अंदर है बहुत सारी कास्ट, ठीक है। जब एससी की लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी कास्ट को उसमें रिजर्वेशन मिला, उसके बेनिफिट्स मिले। लेकिन हुआ क्या, कुछ कास्ट ऐसी रही जिनको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिला, बाकी कुछ कास्ट ऐसी रही जिनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस सब कैटेगराइजेशन का पर्पज ये है कि एससी के अंदर भी जो कास्ट जिनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, जो अभी भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उनको फ्रंट पे लाने का एक प्रयास है। और ये बिल पास किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, बिकॉज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हाँ, एससी और एसटी में जो कास्ट है उनको भी सब कास्ट में क्लासिफाई आप कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर आपके पास डेटा हो, गवर्नमेंट के पास डेटा हो, उसका कोई सर्वे हो और बेसिक फैक्ट्स हो। क्वेश्चन नंबर 11,
Which article of the Indian Constitution has the provisions for reservation of seats for the ST scheduled tribe, SC scheduled caste in the Lok Sabha, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस या पीपल्स हाउस। तो अभी हम जहाँ बात कर रहे हैं SC ST के लिए, उनमें सब कास्ट के लिए रिजर्वेशन की एक्चुअल में बात हो रही है, क्योंकि तेलंगाना जो सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहा है SC के लिए, वो रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो SC ST को जो रिजर्वेशन मिलता है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर में मिलता है? द आर्टिकल इज 330। सो आर्टिकल 330 जो है लोकसभा में ST और SC के जो मेंबर्स होते हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है? वो ये कह रहा है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तो आर्टिकल जो 330 था वो प्रोवाइड करा था पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में, लेकिन आर्टिकल 332 है ये आपको मींस SC ST को रिजर्वेशन देता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 332। नेक्स्ट RBI ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश की हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में है, तो इन्फ्लेशन को भी डिस्कस हम यहाँ पर कर लेंगे आज इस सेशन में। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है कि जब भी कोई करेंसी होती है, नोट होता है, उसके कंपैरिजन में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस जनरली इंक्रीज हो जाते हैं, उसी को हम इन्फ्लेशन या हिंदी में महंगाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के वैसे तो बहुत सारे कॉजेस होते हैं, लेकिन इनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। डिक्रीज इन डिमांड। देखो किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसके प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे बल्कि उसके प्राइसेस गिर जाएंगे। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर किसी प्रोडक्ट का इन जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा मींस उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? उसके प्राइसेस तो नहीं इंक्रीज होंगे। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जो है समर के सीजन में जब आप मैंगो की सप्लाई बहुत ज्यादा देखते हैं तो मैंगो के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, हाँ, अगर लोगों की पॉकेट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो लोग मार्केट में बहुत ज्यादा परचेज करेंगे, और परचेज करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी उन प्रोडक्ट्स की, और डिमांड इंक्रीज होगी तो उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज शॉप ओनर्स को ये पता चल जाता है कि लोगों की डिमांड ज्यादा है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब नवरात्रि का टाइम आता है तो आप देखेंगे जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। वैसा ही रमजान के टाइम पर भी कई बार होता है तो उनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है मनी से रिलेटेड है। तो मनी का काम कौन करता है या किस सेंस में हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी द पॉलिसी टू मैनेज द कंट्रीज मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, और इसको कंट्रोल करता है आपकी RBI। तो मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है RBI, और RBI का काम है कंट्री में मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू भी। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन अ कंट्री। अभी जस्ट बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी बात आएगी तो उस जैसे इंडिया के मैटर में यहाँ पर RBI है, ऐसे ही सारे कंट्रीज में उनकी एक सेंट्रल बैंक होती है। तो मनी सप्लाई मनी पॉलिसी इसको जो है ओवरव्यू या मैं कहूँ सुपरविजन या इसका इम्प्लीमेंटेशन करती है सेंट्रल बैंक। तो RBI इंडिया की सेंट्रल बैंक है। कॉमन टर्म है सेंट्रल बैंक, उसका नाम एवरी कंट्री में डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, और वो हैं आपके, उनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं
उनको या तो बाई किया जाता है या सेल किया जाता है। जब ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोग बेच देते हैं तो मनी सप्लाई जो है लोगों की पॉकेट में बढ़ जाती है। मीन्स आप इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब भी पैसा आरबीआई से आरबीआई से दूर जा रहा है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। जब भी पैसा आरबीआई की तरफ आ रहा है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जब भी लोग जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे तो पैसा किसको देंगे? आरबीआई को। तो लोगों की जेब से पैसा कम हो जाएगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जब भी लोग अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उन्होंने परचेज की थी उनको अगर वो सेल कर देंगे, सेल को किसको करेंगे? आरबीआई को करेंगे। तो आरबीआई उस सिक्योरिटी के बदले में क्या देगी? पैसा देगी। तो पैसा आरबीआई से दूर जाएगा और वो जाएगा पीपल के पास। लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा तो मार्केट में शॉपिंग के लिए जाएंगे और डिमांड इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंस व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स? तो इंटरेस्ट रेट्स अगर सेंट्रल बैंक बढ़ाती है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर गवर्नमेंट लोन को महंगा कर देती है कि लोग अगर बैंक से पैसा लेंगे तो महंगा होगा, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि लोन बहुत ज्यादा, जो लोन का मतलब क्या है? बोरोइंग। तो बोरोइंग महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी सेंट्रल बैंक इंक्रीज करती है इंटरेस्ट रेट को तो उसका रिजल्ट होता है बोरोइंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव हो जाती है, यही उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है। देखो, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अभी जस्ट हमने किया था। चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स, हाँ ये भी है। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, हाँ आरबीआई इस पर भी बहुत सारे एक्शंस लेती है। इनकम टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स रेट्स मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैटर है, वो आरबीआई का नहीं है। इट मींस वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है। व्हाट इज द गोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मींस उसको किसी चीज को स्क्वीज कर देना, दबा देना। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है? कॉन्ट्रैक्शनरी है। इट मींस ऐसी सिचुएशन में जो मनी की सप्लाई होती है वो कम होती है, लो होती है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। और मनी सप्लाई जब जब कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर, बी, रिड्यूस इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज सीपीआई स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन? सीपीआई की अगर हम बात करें तो ये क्या है इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में? इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें से एक है हमारे पास में सीपीआई। तो सीपीआई की बात होती है यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करने में यूज करते हैं। तो ये है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज रिटेल में किस लेवल पर, किस प्राइस पर सेल हो रही है, उससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लाइकली हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन? अभी यहाँ पर चार जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा कौन सा है जो इन्फ्लेशन को कम कर सकता है? लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स, नहीं। अगर गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक, कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं, होम लोन को सस्ता कर दें, कार लोन को सस्ता कर दें, बाइक लोन को कर दें, पर्सनल लोन को कर दें, तो लोग बहुत ज्यादा पैसा बैंक से लेंगे और हर चीज परचेज करने निकल जाएंगे। फिर तो लोग क्या करेंगे? मार्केट से हो सकता है कि फिर वो लोन पर भी क्या ले लेंगे? शूज ले लेंगे। लोन पर भी फिर हो सकता है वो लिम्का की बोतल ले लें, लोन पर दारू ले लें, शराब ले लें। ठीक है, तो फिर शराब की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो फिर जो पियक्कड़ हैं वो लोग क्या पहुंचेंगे जो है दारू के ठेके पर, भैया लोन पे दे दो मेरे को, 1 महीने तक डेली दे दो, जब सैलरी आएगी तब मैं आपको दे दूंगा, ईएमआई पर मेरे को दारू दे दो। तो दारू की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो रिड्यूस करे? तो भैया ये तो बढ़ाएगा इन्फ्लेशन को।
इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अगर पैसा ज्यादा खर्च करेगी तो क्या बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी या फिर सैलरी बढ़ा देगी लोगों की जो काम कर रहे हैं उसके यहाँ पे, तो फ्लाईओवर बढ़ाएगी, बनाएगी, रोड बनाएगी, तो इसमें लोग तो काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो उनको सैलरी देंगी गवर्नमेंट, तो इट मीन्स लोगों की पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है, तो ये तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को अगर सेल करेगी तो आरबीआई के थ्रू ये सेल करती है, आरबीआई के थ्रू, तो लोग क्या करेंगे, इसको पैसा देंगे, रुपीस देंगे और बदले में क्या लेंगे, बॉन्ड। तो पैसा लोगों की पॉकेट से किधर जा रहा है, आरबीआई की तरफ, तो इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच इंडियन स्टेट इज द नाथुला पास लोकेटेड, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसलिए भी है कि जब जब चाइना और इंडिया के बीच में कोई बॉर्डर या पास कोई रीजन को ओपन करते हैं जो काफी टाइम से बंद पड़ा हो, तब तक डिफरेंट एग्जामिनेशन कमीशन क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है, उस चाइना में जो मानसरोवर लेक है, इंडिया से लोग वहां पर जाते हैं, वो ओपन होने वाला है, डिस्कशन चल रहे हैं। और ये जो नाथुला पास है वो है आपका सिक्किम में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिकॉज इस रूट से भी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, मानसरोवर यात्रा पे। लिपुलेख पास कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री, तो चाइना के साथ में कनेक्ट करता है, तो फिलहाल मानसरोवर की यात्रा के लिए उत्तराखंड का लिपुलेख पास और जो अभी जो ऊपर नाथुला की बात कर रहे थे सिक्किम का, इन दोनों रूट से यात्रा वहां पे स्टार्ट की जाएगी। लिपुलेख पास इज लोकेटेड कहाँ पर है, ये तो उत्तराखंड है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें भी के एच है, ख है, और इसमें भी के एच है, ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं आप, उत्तराखंड में लिपुलेख पास है। माउंटेन के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको पास कहते हैं। द एक्सपेरिमेंटल हाईवे, सॉरी एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप ऑफ बोस इंस्टीट्यूट करंटली कंसिस्टिंग ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनको एक अवार्ड मिला है रिसेंटली, है ना। बोस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो ये इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, ये है आपका कोलकाता में। क्यों ये न्यूज में आया है, न्यूज में इसीलिए आया है कि इसके प्रोफेसर सुप्रिया दास, सिद्धार्थ कुमार प्रसाद, साईकांत बिस्वास, ये ऐसे कई सारे वहां पर जो है फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इनको अवार्ड मिला है सर्न की तरफ से, ठीक है। ब्रेक थ्रू प्राइज अवार्ड मिला है 2025 का, जो कि साइंस के लिए अवार्ड दिया जाता है। किसने दिया है, सर्न ने। तो बेसिक सब कुछ सर्न का भी जान लेते हैं। सर्न का जो फुल फॉर्म है वो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 28, regions in space where an enormous amount of mass is packed into a tiny volume creating a gravitational pull, और ये gravitational pull इतना strong होता है, so strong that no even light can escape, this statement is talking about, तो ये किसकी बात कर रहा है, स्पेस में एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है कि जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें से कुछ भी निकल करके बाहर नहीं जाएगा, इवन लाइट भी वहां से निकल करके नहीं जाएगी, इतनी ग्रेविटी होती है, वो है आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हो रही है। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप डिटेक्टेड एंड मेजर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन IMBH इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, इसको उन्होंने कैप्चर किया है, मेजर किया है, समझा है। और ये जो देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका नैनीताल में। ये क्वेश्चन आप स्टार बना लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस साइंड द हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट विद विच कंट्री, अभी इस IBCA ने एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा, बिकॉज इस IBCA को लॉन्च करने वाला भी आपका कोई और नहीं, अपना कंट्री इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 31, IBCA वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2023 में इसको लॉन्च हमने किया था, बिकॉज 1973 में 1973 में ही इंडिया
ने प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट टाइगर। तो 2023 में से अगर आप 1973 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 50। हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIUIND एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड एन MOU साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टुवर्ड्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर व्हाट इज FIUIND। तो आरबीआई और FIUIND ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये एजेंसी कोई और नहीं, वो है आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, which state has become first state in India to launch ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत? केरला बन चुका है पहला स्टेट जो जो लोक अदालत है वो उसने ऑनलाइन जो है उनका ऑर्गेनाइजेशन उनका कंडक्शन स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 34, द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है बाई, किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, क्या है ये रिपोर्ट? तो स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025 बाय बोलना है बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम, इतने पुलिस पर्सनल को इसमें शामिल किया गया था सर्वे में, 17 स्टेट्स और यूटीज थे, रिवील्स। और इन पुलिस वालों ने ये कहा द कंटिन्यूड एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर एंड कोएर्सिव मेथड्स विद इन द पुलिस, कि पुलिस सिस्टम में जो टॉर्चर है, जो कोएरिशन है, जो अब्यूज है ना, जो मारपीट है, वो सब मीन्स किस लेवल पर है? तो बहुत बड़े लेवल पर है। और उसके लिए गजब की बात यह है कि उसको इंडिया में नॉर्मल माना जाता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड उसमें अब पुलिसिंग में वो पुरानी वाली चीजें खत्म हो चुकी हैं कि मारना पीटना गाली गलौज देना वो सब करना वो हट चुका है। इंडिया में अभी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस सर्वे को किया है लोक नीति CSDS प्लस एक है कॉमन कॉज, दोनों ने मिलकर के इस सर्वे को कंडक्ट करवाया है। क्वेश्चन नंबर 35 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन? नाम है उसका हत्सुशिमा स्टेशन। और इस स्टेशन को किसने बनाया? 6 घंटे के अंदर में ये पूरा रेलवे स्टेशन उन्होंने जो 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना के तैयार कर दिया। ये कोई और नहीं, हमेशा टेक्नोलॉजी में मिरेकल करने वाला कंट्री है आपका जापान। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका जापान। आज के लिए गाइस इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।